राम का नाम जपने से पाप कम हो जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर हों तो क्या राजनीतिक दल राम का नाम का जाप न करेंगे? अगर आपने ऐसा सोचा तो यह असंभव है। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, राम नाम का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे अयोध्या और राम म्यूजियम बनाएंगे। जी हां, उसकी आधारशिला रखी जाएगी। जमीन आवंटित की जा चुकी है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अखिलेश यादव भी राम का नाम जाप रहे हैं और जाहिर सी बात है महेश शर्मा जो कि संस्कृति मंत्री हैं, वो भी राम के नाम के जाप के साथ बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए हाथ जोड़े आपको दिखाई देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं राम के ऊपर राजनीति। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी में चुनाव सिर पर हैं तो भगवान राम की याद आना लाजमी है। बीजेपी अयोध्या में भले ही अब तक राम मंदिर ना बना पाई हो, लेकिन अयोध्या में भगवान राम से जुड़ा म्यूजियम जरूर बनाने जा रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा अयोध्या जाकर इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने वाले हैं। भगवान राम की नगरी रही है और मैं समझता हूं कि अयोध्या के साथ करोड़ों देशवासियों को, विश्व के लोगों की आस्था टिकी हुई है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वहां के घाट सुंदर हो, वहां एक भव्य रामायण म्यूजियम बने जिसमें भगवान राम के जीवन, रामायण का चित्रण हो। वहां पर आजकल के वर्चुअल म्यूजियम के माध्यम से बहुत सारी क्वेश्चंस युवा पीढ़ी के अंदर हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का उसी के तहत ये एक योजना है। रामायण सर्किट योजना के तहत अयोध्या में राम म्यूजियम बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम संग्रहालय बनवाने के लिए जमीन भी आवंटित कर दी है। विवादित ढांचे से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये संग्रहालय। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल है, उसके अंतर्गत थीम पार्क भी बनना है और भी सब चीजें बननी है। उसका अनुमोदन हो गया है, उसके फाइनेंशियल अनुमोदन, और अब उसकी उच्च विशिष्टियां जो लगेंगी उसका अनुमोदन है। राम नाम पर वोट बटोरने के इस खेल में समाजवादी सरकार भी शामिल हो गई है। अखिलेश यादव ने अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क को मंजूरी दे दी है। ये पार्क रामायण की थीम पर बनेगा, जिसमें लाइब्रेरी, मूर्तियां और वाटरफॉल होंगे। पार्क में रामायण से जुड़े फोटोग्राफ्स लगाए जाएंगे। साथ ही पार्क में रामायण की कहानियों की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। ये इंटरनेशनल थीम पार्क करीब 22 करोड़ की लागत से बनेगा। जाहिर है यूपी में चुनावी बयार चलने लगी है और इस बयार में फिर से नजर आने लगे हैं भगवान राम। लेकिन इस मुकाबले की एक और महारथी मायावती ने एसपी और बीजेपी की धर्म के नाम पर वोट बटोरने की सियासत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने थीम पार्क और संग्रहालय को चुनावी एजेंडा बता दिया। यूपी की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। राम याद आ रहे हैं, लेकिन राम जी इस सियासी संग्राम में किसका बेड़ा पार करेंगे, ये अभी से कह पाना इतना आसान नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। अगर राम नाम की धूम है तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की भी धूम है। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को भी सामने नहीं रखा जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे लड़ेगी। यानी कि मुख्य चेहरा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें अलग अलग तर्क है। उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि वहां नाराज होने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सुरक्षित बेट हैं, जिसके आधार पर बीजेपी अपने आप को जमा सकती है। और शायद यही वजह है कि अब जबकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जौहर दिखा दिया है, तो उन्हें ही आगे कर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी उतरेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखनऊ के मंच से जय श्री राम का नारा लगाकर पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। अति उत्साह में एक तरफ उन्होंने एक खास समुदाय की दबी भावनाओं को उभार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनावों का बिगुल भी फूंक दिया। सीताया पतये नमः
जिस राम मंदिर के वादे को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, उस राम मंदिर पर पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन जय श्री राम के नारे के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी। मोदी की जुबान पर ये बोल इसीलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि यूपी का पूरा चुनावी चक्रव्यूह मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही बुना जाएगा। बीजेपी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियों का प्लान तैयार कर चुकी है। इसी सिलसिले में 8 रैलियों का पहला प्लान भी सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में ताबड़तोड़ 8 रैलियां करेंगे। मोदी की पहली रैली महोबा में 24 अक्टूबर को होगी। लखनऊ में मोदी की चुनावी सभा की तैयारी की जा रही है। हालांकि बीजेपी के दिग्गज फिलहाल विकास का राग ही अलाप रहे हैं। लोगों में उनके प्रति विश्वास है। लोगों ने जो लोकसभा में उनको मैंडेट दिया था, तो जो अपेक्षा किया था उस पर नरेंद्र भाई मोदी खरे उतरे हैं। ऐसे में ऐसे स्टार प्रचारक को भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रमों को उनके आधार पर अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो अब बताएं किसके लिए क्या किया जाए। ये बीजेपी की चुनावी चाल ही है कि पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी यूपी का दौरा कई बार कर चुके हैं। गोरखपुर में भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। मोदी खुद यूपी से सांसद भी हैं, लिहाजा यूपी में बीजेपी की दमदार वापसी इस बार पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के महासमर के लिए बीजेपी ने ना तो सीएम पद के चेहरे का ऐलान किया है, ना ही पार्टी किसी चेहरे को आगे करना चाहती है। बीजेपी के लिए कोई तारणहार है तो वो है पीएम मोदी। बीजेपी यूपी की अहमियत को बखूबी समझती है, इसलिए पार्टी यूपी में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। एक बार फिर अपने स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। बीजेपी एक बार फिर मोदी के सहारे यूपी में कमल खिलाने की जुगत में है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिए बहुत अहम है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाती है तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि उसे दोबारा मौका मिलना आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीति की बिसात पर कोई भी मोहरा खाली नहीं छोड़ा है। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आज अपने आप को उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयार कर रही है। अमित शाह की टीम क्या क्या कदम उठा रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दमखम को प्रदर्शित करेगी और इस बार उम्मीद मिशन 300 जो है उसे कैसे पूरा करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अमित शाह बीजेपी का वो दमदार चेहरा जो पार्टी की न केवल कमान संभाल रहा है बल्कि यूपी में कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। 2014 के चुनाव में अमित शाह यूपी के प्रभारी थे। ये शाह का चुनावी कौशल ही था कि उन्होंने अपने दम पर 80 में से 73 सीटें बीजेपी की झोली में डाली थी। अब पार्टी एक बार फिर यूपी में वापसी का सपना देख रही है। ऐसे में अमित शाह पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो जीत का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। पार्टी के सिपहसालार उसे अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के अलावा बीजेपी 5 नवंबर से परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रही है। 5 नवंबर को अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उमा भारती, कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह भी परिवर्तन यात्रा के तहत रैलियां करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी बीजेपी यूपी में चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बनाने जा रही है। ये सभी नेता यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान 30 से 40 सभाओं को संबोधित करेंगे। 25 दिसंबर को पार्टी लखनऊ में बड़ी रैली भी करने जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बिहार चुनाव की हार से भी सबक लिया है। इसलिए इस बार पार्टी बेहतर तालमेल के साथ उन सभी चुनावी मुद्दों पर नजर रख रही है जो गेम चेंजर हो सकते हैं। यूपी चुनाव तक बीजेपी नेता
नेशनलिज्म के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किए रहेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देशभक्ति का ज्वार उफान पर है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सूत्रों की माने तो यूपी में करीब 22% इलाके शहरी हैं और शहरी इलाके बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। यूपी में 8 से अधिक शहरी इलाके 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं, जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। करीब 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को जरा सी मेहनत से मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कास्ट पॉलिटिक्स का भी पूरा ख्याल रख रही है। राज्य में 25% सवर्ण वोट बैंक है, जिसे बीजेपी अपना मानकर चल रही है। इसके अलावा दूसरी जातियों के वोट बैंक में सेंधमारी से ही हार और जीत का समीकरण तय होगा। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अगर आपके सामने स्पष्ट है तो आप समझ जाइए यही वजह है कि आज नेताओं का पार्टियों को बदलना या आना जाना बड़ा आम होता जा रहा है। रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस का वो चेहरा जिसे आप हर टेलीविजन डिबेट में न जाने कब से देखते चले आ रहे हैं। कांग्रेस का परचम हमेशा लहराती रही हैं रीता बहुगुणा जोशी, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी छोड़ने को तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। आखिरकार ये क्यों होने जा रहा है? क्या शीला दीक्षित के आगमन से रीता बहुगुणा जोशी इतनी नाराज हैं? क्या कांग्रेस अपने नेताओं को अपने साथ नहीं रख पा रही है? आइए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर भी दीमक बहुत है। क्या चुनावों से पहले कांग्रेस को लगेगा जोर का झटका? क्या यूपी चुनावों से पहले बीजेपी लगाएगी कांग्रेस में से? क्या रीता बहुगुणा जोशी छोड़ देंगी कांग्रेस का हाथ? ये वो सवाल है जो दिन भर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सबब है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि रीता आला कमान से नाराज चल रही हैं। हाल ही में हुए कांग्रेस के फेरबदल में आला कमान ने रीता को दरकिनार कर दिया था। उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। राहुल गांधी की किसान यात्रा में भी रीता बहुगुणा जोशी शामिल नहीं हुई। कहा यह भी जा रहा है कि रीता ने अब कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है। खबरों की माने तो रीता बहुगुणा ने अमित शाह से भी मुलाकात कर ली है। हालांकि बीजेपी इस खबर पर साफ साफ कुछ भी नहीं बोल रही। रीता जोशी जी का कोई मेरे सामने प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना काल्पनिक होगा। जब कोई ऐसी बात आएगी तब भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष। अगर वो आना चाहती है तो उनका स्वागत करेंगे पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सामने जब ऐसा प्रस्ताव नहीं तो काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देने का कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ रीता बहुगुणा जोशी के पार्टी छोड़ने की खबरों से नेता सख्ते में हैं। न तो राज बब्बर कुछ बोल पा रहे हैं और न ही सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित। रीता बहुगुणा जोशी के कांग्रेस छोड़ने की बात सामने आ रही है। बीजेपी ज्वाइन कर कितनी सत्यता है इसमें, क्या है? मुझे मालूम नहीं। आपसे बात नहीं, आपसे कोई बात नहीं हुई? देखिए, अभी हमने भी जैसे आपने सुना वैसे हमने भी सुना है और हम जितनी जल्दी हो सकता है कि आपको इसकी अगर कुछ सच्चाई होगी इसमें तो जरूर आपको बताएं। हम आपको बता दें 67 साल की रीता यूपी में कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती हैं। वो कांग्रेस की यूपी प्रदेश अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2014 में उन्होंने लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई, जिसके बाद कांग्रेस में उनका कद कम हो गया। रीता को यही बात अखर रही है। खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में रीता कोई बड़ा सियासी फैसला ले सकती हैं। लखनऊ से उन्मुक्त मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 5 साल से शासन में अपने आप को आगे रखने वाली समाजवादी पार्टी आज खुद बड़े ही भूचाल से गुजर रही है, और वो इसलिए क्योंकि परिवार में एक ऐसा विवाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो बाप बेटे की जंग, उसके बाद बाप बेटे और चाचा बीच में आ गए, और अब बाप बेटे चाचा चाचा बीच में आ गए। ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या खिचड़ी पक रही है मुलायम सिंह यादव के परिवार में। लेकिन जो भी खिचड़ी पक रही है उसमें अंततः तमाम दाग के साथ भी अखिलेश यादव ही सबसे आगे निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में 2 गुट, पहला गुट शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी का दूसरा गुट अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव।
समाजवादी पार्टी के कुनबे की सियासत इन्हीं दोनों गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी चाचा का गुट हावी होता है तो कभी अखिलेश यादव का गुट दूसरे को पटखनी देता हुआ नजर आता है। मुलायम के इस बयान के बाद से ही हलचल तेज हो गई है कि चुनाव के बाद सीएम का नाम तय होगा। अखिलेश की नाराजगी की खबरें भी आई। दबाव ऐसा बना कि पार्टी को ऐलान करना पड़ा कि घर में कोई घमासान नहीं है। 2017 में अखिलेश ही सीएम पद के दावेदार होंगे। नेताजी का संदेश यही था, ये दूसरी बार 2017 साल में समाजवादी सरकार बनाओ और अखिलेश जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। क्या मतलब पार्टी ना तय करेंगे, फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक का कि विधानमंडल दल का बैठक होगी, नेता चुन लेंगे निर्विवाद। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव के तेवर भी अब ढीले पड़ गए हैं। वहीं रामगोपाल यादव ने भी पार्टी में मोर्चा खोल दिया है। रामगोपाल यादव ने आला कमान को चिट्ठी लिखकर अखिलेश की वकालत की। समझता हूँ प्रदेशवासी तय करेंगे कि वहीं जनता के बीच में भी जनता फैसला करती है कौन सा दल सत्ता में आएगा, कौन सा दल सत्ता में बैठ करके उसका मुख्यमंत्री बनेगा। कुनबे में सियासी घमासान मचा है और विपक्षी दलों को हमला करने का मौका भी मिल गया है। हालांकि अब पार्टी सीएम पद के लिए अखिलेश यादव के नाम का ऐलान कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से चल रहे खींचतान का क्लाइमैक्स यही है, ये दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। और अब आपको ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां एक आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आज बेंगलुरु बंद का आह्वान दिया था और अब ये मामला राजनीतिक बनता जा रहा है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और इसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बनाना चाहती है। बेंगलुरु की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मामला सियासी हो चला है। आरएसएस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगा रही है। ये 6 इंसिडेंट है बेंगलुरु में। किसी एक इंसिडेंट में भी पुलिस कल्प्रिट्स को नैब नहीं किया है। सो इससे साफ होता है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस डिपार्टमेंट पर है। इसी के वजह पुलिस कल्प्रिट्स को नैब नहीं कर रहा है। वहीं बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि रुद्रेश के हत्यारों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस हत्या की जांच के लिए हम जितने प्रयत्न कर सकते हैं उतने करेंगे और पूरी तरह प्रामाणिकता से इस केस का हम पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल में कर्नाटक में आरएसएस कार्यकर्ता पर यह चौथा हमला है। इससे पहले मैंगलोर, मैसूर और कुर्ग में भी आरएसएस के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। रुक रहे बस कुछ क्षणों के लिए और वापस आकर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्या होता है। रशिया के साथ हमारी ये डील हमारे लिए क्या लेकर आएगी सौगात, और कैसे हम वायु सेना के तौर पर दुनिया के सबसे अग्रणी बन सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और आइए आपको दिखाते हैं गोलियों की रामलीला। जी हां, रामलीला की ये तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ की हैं, जहां राम और रावण की सेना में अनोखी बहस होने लगी। रावण को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। दशहरे के ठीक 5 दिन बाद यहां बंदूकों से रावण के पुतले को छल्ली किया जाता है। ये आयोजन अपने आप में बड़ा ही खास है और बड़ा ही दिलचस्प, क्योंकि आपने इस तरह का आयोजन आज तक नहीं देखा होगा। रावण को मारने से पहले राम और रावण की सेना एक दूसरे पर खूब ज़बानी तीर बरसाती है और उसके बाद रावण को गोलियों से छल्ली करने का सिलसिला शुरू होता है। बंदूकों से लैस लोग आते हैं और रावण के पुतले पर ज़बरदस्त तरीके से गोलीबारी करते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि प्रतापगढ़ राजस्थान की है और ये परिपाटी आज भी चलती चली आ रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो विमान जो हिंदुस्तान की वायु सेना की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख देगा। 5th जनरेशन फाइटर प्लेन।
तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए। ये उस सौदे की कीमत है जो भारत की ताकत को नए पंख देगा। ये डिफेंस डील पूरी होगी तो भारत के आसमान में कैसा रक्षक उड़ता नजर आएगा, जिससे टक्कर लेना तो दूर, उसके जितनी रफ्तार का मुकाबला कर पाना भी किसी के बस में नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं उस FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, जिसको हिंदुस्तान की धरती पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स समिट में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ मिले तो ये तय हो गया कि भारत और रूस मिलकर अब भारतीय एयरफोर्स के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएंगे। खबरों के मुताबिक इस साल के अंत यानी दिसंबर तक इस डील पर दस्तखत भी हो जाएगी, यानी अगले साल से भारत और रूस मिलकर एयरफोर्स के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर देंगे। बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से मसौदे को आखिरी रूप दे दिया गया है। अब इंतजार भारत की सहमति का है। जब इस जॉइंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा तो भारत को न सिर्फ FGFA की तकनीक मिलेगी बल्कि साथ ही 3 प्रोटोटाइप विमान भी मिलेंगे, और इस डील की कीमत उस दाम से तकरीबन आधा होगी जो पहले रूस के साथ तय की गई थी। यानी आधी कीमत में अब भारत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत को पूरा कर पाएगा। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों है, एयर सुपीरियरिटी के लिए भी है और ये ग्राउंड अटैक के लिए भी है। मतलब ये सब कुछ काम कर सकता है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होता है ये। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोस्पेक्टिव मल्टी रोल फाइटर के तौर पर डेवलप किया जाएगा, यानी जरूरत के मुताबिक फाइटर जेट की भूमिका बदली जा सकेगी। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब ये FGFA तैयार हो जाएगा तो एयरफोर्स इसे ज़रूरत के लिहाज से अलग अलग हालात में इस्तेमाल कर पाएगी। रूस की मीडिया के मुताबिक इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को रूस के T-50 की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, यानी इस डील के तहत रूस इसमें वो सभी तकनीक और क्षमताएं देगा जो रूस के अपने सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट के अंदर हैं। ये जहाज़ की परफॉर्मेंस बाकी जहाज़ों से कहीं बेहतर है, चाहे रशिया के पास, चाइना के पास में हो, चाहे पाकिस्तान के पास में हो। तो ये जहाज़ जैसे कि सुखोई 30 MKI था, ये उसका एडवांस वर्जन है, और ये एयरक्राफ्ट जो है मतलब ये उसके उससे भी एडवांस्ड है, और इस एयरक्राफ्ट के होने से भारतीय वायुसेना की लड़ाई की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। T-50 रूस की 5वीं पीढ़ी का विमान है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये विमान दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद करने में कारगर है, और हिंदुस्तान को मिलने वाला FGFA T-50 और अमेरिका के F-22 रैप्टर से भी ज़्यादा घातक होगा, और कीमत में F-22 रैप्टर के मुकाबले बेहद कम। FGFA को रूस की कंपनी सुखोई और भारत की HAL बना रही है। FGFA का डिज़ाइन फाइनल किया जा चुका है। हिंदुस्तान का FGFA लगभग T-50 जैसा ही होगा। T-50 के मुकाबले FGFA में 40 बदलाव किए जाएंगे। इसकी जो रेंज होगी वो भी दुनिया के दूसरे जहाज़ों से बहुत बेहतरीन होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आने वाले समय में जहाज़ हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्ता रखेगा। अगर भारत का ये FGFA का सपना पूरा हुआ तो आसमान में भारत के जाबाजों की ताकत चीन जितनी और पाकिस्तान से कई गुना बढ़ जाएगी, और सामरिक तौर पर ये भारत की आसमानी ताकत में कई गुना इजाफा करेगा। ये एक गेम चेंजर होगा। इसके साथ दुनिया में जो हवाई हमले होते हैं, जो हवाइयों जहाज़ों की आकाश के अंदर लड़ाई होती है, वो उसमें एक गेम चेंजर होगा। भारत के लिए ये FGFA क्यों इतनी अहमियत रखता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये FGFA क्या है और क्यों आज दुनिया की तकरीबन हर एयरफोर्स FGFA हासिल करना चाहती है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि FGFA 5वीं पीढ़ी का विमान होता है, यानी मौजूदा एविएशन तकनीक में सबसे आधुनिक और घातक। किसी भी FGFA को तय करने के लिए मोटे तौर पर 4 पैमानों को नापा जाता है। ये 4 पैमाने होते हैं: स्टील्थ तकनीक, रडार को चकमा देना, उड़ान की आधुनिक तकनीक, इंटीग्रेटेड बैटल फ्रेम से जुड़ा हो। सबसे पहले समझिए कि स्टील्थ तकनीक क्या है और ये किसी FGFA के लिए क्यों जरूरी है। स्टील्थ तकनीक। स्टील्थ मतलब होता है छिपा होना,
और यही होती है एक FGFA की सबसे बड़ी ताकत। स्टील्थ के जरिए कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट दुश्मन की रडार की नजरों से बच सकता है। ये न सिर्फ विमान को काउंटर अटैक से बचाता है, साथ ही उसकी हमला करने की रेंज को भी बढ़ाता है। स्टील्थ तकनीक में विमान को एक खास डिजाइन के साथ तैयार किया जाता है, जिसके जरिए रडार से निकलने वाली किरण विमान की सतह से टकराकर बहुत कम मात्रा में वापस चली जाती है और दुश्मन के रडार को विमान की मौजूदगी और उसकी जगह का पता नहीं चल पाता। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि रडार में इसका सिग्नेचर नहीं आता, रडार इसको पकड़ नहीं सकता। मतलब अगर ये आ रहा है आपकी तरफ तो आपका रडार इसको नहीं पकड़ सकेगा, और पकड़ेगा तो बड़ी मुश्किल से छोटा सा ब्लिप आएगा जो पता नहीं चलेगा। स्टील्थ तकनीक से बने विमान के निर्माण के लिए खास मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल रडार से आने वाली किरणों को बहुत हद तक अपने अंदर सोख लेता है और रडार को रिटर्न रेंज नहीं मिल पाती। LPIR यानी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार। जब कोई विमान किसी टारगेट को लॉक करता है तो दुश्मन को भी इसकी भनक लग जाती है और वो काउंटर अटैक्स मैन्यूवर्स और मेजर्स ले लेता है। दरअसल किसी भी टारगेट को हिट करने से पहले उसे लॉक करना जरूरी होता है ताकि टारगेट पर अचूक प्रहार किया जा सके। लेकिन अगर कोई विमान अपने टारगेट को लॉक कुछ इस तरह से करे कि टारगेट उसकी हरकत को समझ ना पाए तो टारगेट हिट करने की उम्मीद बढ़ जाती है। यही होती है FGFA की ताकत की दूसरी तस्वीर। दुनिया में जितने भी आधुनिक FGFA मौजूद हैं वो पल्स कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए विमान के रडार की हरकत की जानकारी का पता नहीं चलता और टारगेट किए गए विमान को बचने का कम मौका मिलता है। एडवांस्ड एवियोनिक्स यानी विमान के उड़ने के लिए आधुनिक तकनीक। FGFA भी उन्नत एवियोनिक्स से लैस होते हैं। FGFA की खासियत ये होती है कि इसके उड़ान में वो फीचर्स शामिल होते हैं जिनसे दूसरे लड़ाकू विमान महरूम होते हैं। विमान के लिए अमेरिका का F-35 लाइटनिंग सीधे लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, यानी किसी भी इलाके में अगर छोटा रनवे या फिर टेक ऑफ के लिए ज़रूरी जगह नहीं है तो वहाँ से भी F-35 उड़ान भर सकता है। इन एवियोनिक्स में विमान के उड़ान की प्रक्रिया शामिल होती है। FGFA गुरुत्वाकर्षण की ताकत को भी पीछे छोड़ते हुए सीधे नाक के बल ऊपर उठ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तेज़ रफ्तार होने के बावजूद फौरन मुड़ सकते हैं। साथ ही FGFA तिरछे मैन्यूवर्स को भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए FGFA में खास किस्म के बने मजबूत एयरफ्रेम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंटीग्रेटेड बैटल फ्रेम। आज के युग में हर सेना तकनीक पर आधारित है। सूचनाओं के आदान प्रदान से लेकर हमले के हुक्म तक सब कंप्यूटर से चलाए जाते हैं और इसी वजह से एक FGFA को सीधे सेना के मेन नेटवर्क से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जिस FGFA को भारत हासिल करना चाहता है वो भी इंटीग्रेटेड बैटल फ्रेम से जुड़ा होगा। FGFA न सिर्फ तेज रफ्तार और रडार से बचने की ताकत से लैस होते हैं, बल्कि एक FFG उन घातक हथियारों का पूरा जखीरा लेकर चलता है जो पल भर में टारगेट को जड़ से खत्म कर सकता है। FGFA की मारक क्षमता कितनी खतरनाक होती है इसे समझने के लिए रूस के उस T-50 को देखिए जिसकी तर्ज पर भारत के लिए FGFA तैयार किया जाएगा। रूस का PAK-FA T-50 एक उड़ान में अपने साथ 4 BVR मिसाइल ले जा सकता है। BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी T-50 से फायर की गई ये मिसाइल अपने टारगेट को उस वक्त भी हिट कर सकती है जब टारगेट आंखों से ओझल हो जाए। ऐसी मिसाइल लेजर तकनीक के जरिए टारगेट के आगे भाग जाने पर भी उसे ट्रैक कर सकती है और जैसे ही मिसाइल टारगेट के नज़दीक पहुंचती है तो वो टारगेट को ख़त्म कर देती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल उन हालात के लिए सबसे मुफीद हथियार होती है जब टारगेट तेज़ गति से चल रहा हो या फिर अचानक टारगेट ऐसे इलाके में चला जाए जहां फाइटर एयरक्राफ्ट का पहुंचना मुमकिन ना हो। आसमान में डॉग फाइट या किसी उड़ते विमान को निशाना बनाने के लिए T-50 में शॉर्ट रेंज हीट सिंकिंग मिसाइल भी लगाई जाती है। ये मिसाइल दरअसल किसी भी विमान के हीट सिग्नेचर का पीछा करती है, यानी विमान से निकलने वाली ऊर्जा की गर्मी का पीछा करते हुए ये मिसाइल दुश्मन के विमान को तबाह कर देती है। T-50 में एयर टू सरफेस मिसाइल और प्रिसिशन गाइडेड बम भी लगाए जाते हैं जो इस विमान की ताकत और मारक क्षमता में कई गुना इजाफा कर देते हैं। रूस के T-50 के अंदर तकरीबन 1000 किलो के पेलोड को ले जाने वाली मिसाइल और बम होते हैं जो किसी छोटे कस्बे को तकरीबन खत्म कर देने के लिए काफी होते हैं। देखिए, इसके साथ हमारे रीजन के अंदर
जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, ये हमें एक बहुत महाशक्ति बना देगा, बहुत शक्तिशाली करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा हवाई जहाज़ है जो कि आज तक जितने हवाई जहाज़ आए हैं उनसे ऊपर है, और हमारे पड़ोस में किसी के पास भी ऐसा जहाज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि दुनिया में लड़ाई, हवाई जहाज़ों की लड़ाई जो होती है उसके अंदर जो रूल होते हैं उनको चेंज कर देगा। FGFA दरअसल आसमान में उड़ते एक किले जैसा होता है जो सुपरसोनिक यानी आवाज से तेज रफ्तार पर एक बार में तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। यानी एक उड़ान में रूस के T-50 जैसा FGFA 500 से 600 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर खतरनाक मिसाइलों के साथ ही भीषण बमबारी भी कर सकता है। सुपर क्रूज का मतलब है कि सुपरसोनिक स्पीड में क्रूज कर सकता है। आम फाइटर एयरक्राफ्ट सबसोनिक स्पीड में क्रूज करते हैं। क्रूज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और शॉर्ट बर्स्ट में, शॉर्ट पीरियड में वो सुपरसोनिक जाते हैं जहां ज़रूरत पड़ती है। ये सुपरसोनिक क्रूज कर पाएगा, इसका मतलब इसकी इंजन की परफॉर्मेंस, इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इत्यादि बहुत अच्छा है। FGFA की इन्हीं खासियतों के चलते भारतीय वायुसेना इसे हासिल करना चाहती थी, और जब गोवा में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के हाथ मिले तो एयरफोर्स के इस सपने के पूरे होने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया गया। FGFA आज भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बन गया है। भारत ने जिस तरह से अपना सामरिक दायरा बढ़ाया है, उसके बाद एयरफोर्स के लिए FGFA एक ऐसी जरूरत बन गया है जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। खासकर पूर्वी मोर्चे यानी पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना लगातार अपनी भूमिका बढ़ा रही है। पासीघाट में सुखोई की तैनाती इसकी तरफ एक बड़ा कदम थी। पूर्वोत्तर में भारत को ऐसे विमानों की जरूरत है जो छोटे एयरफील्ड से भी उड़ान भर सके और जिनका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो। सुखोई इन जरूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन FGFA इस जरूरत के साथ ही एक बड़े हमले करने वाले विमान के रोल को भी पूरा करता है। इसी वजह से FGFA पूर्वोत्तर जैसे मोर्चे पर काफी कामयाब साबित होगा। बात उत्तरी सीमाओं से जुड़ी हो तो वहां भी FGFA काफी कारगर साबित हो सकता है। लद्दाख से लेकर राजस्थान और गुजरात तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक हमारी बड़ी सीमा है, और इस सीमा पर हमें लंबी दूरी तय कर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले विमान की जरूरत है, और इस दायरे में FGFA पूरी तरह फिट बैठता है। FGFA वायुसेना के पास होगा तो ये एक बार में पंजाब से लेकर राजस्थान तक की सीमा पर चंद पलों में पहुंचकर अपने मिशन को अंजाम दे पाएगा, और इतनी लंबी चौड़ी सीमा की चाक चौबंद सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती है। जमीनी सरहद के साथ ही साथ FGFA हमारी समंदरी सीमाओं की भी जरूरत पूरी कर सकता है। अगर रूस के सहयोग से बने FGFA के नेवल वर्जन के तैयार किए गए तो नेवी के पास अचूक और बड़ा प्रहार करने वाला एक ऐसा हथियार होगा जो समंदर के ऊपर आसमान पर अपना वर्चस्व कायम कर देगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा अमेरिका का F-35 लाइटनिंग है। F-35 लाइटनिंग भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका नेवल वर्जन अमेरिका की नेवी में तैनात है। F-35 लाइटनिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक इलाके से दूसरे इलाके में काफी तेजी से मूव करता है और फौरन ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है। F-35 लाइटनिंग की एक स्क्वाड्रन फिलहाल अमेरिकी नेवी के पैसिफिक बेड़े का भी हिस्सा है, और पैसिफिक में इसका रोल पूरी दुनिया की नजरों में चढ़ा हुआ है। पैसिफिक में अमेरिकी बेड़ों की मानो रीढ़ की हड्डी बन गया है F-35 लाइटनिंग। इसके वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ की खासियत के चलते ये पेड़ों के छोटे वॉरशिप्स पर भी लैंड कर लेता है, और पैसिफिक में इसकी मौजूदगी ने अमेरिकी नेवी की ताकत में खासा इजाफा किया है। यही वजह है कि एयरफोर्स के साथ ही नौसेना को भी इसी FGFA का इंतजार है। हिंदुस्तान जिस ताकत को हासिल करने की कवायद कर रहा है, ऐसी ताकत विदेशों में पहले से ही मौजूद है। अमेरिका के पास अब तक का सबसे आधुनिक और घातक FGFA, F-22 रैप्टर और F-35 है, तो रूस के पास PAK F-8 T-50।
अमेरिका का F-22 रैप्टर सबसे आधुनिक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये सिंगल सीटर विमान आज के दौर का सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-22 का डिजाइन ही उसकी स्टील्थ क्षमता को समझा देता है। फोल्डेबल विंग्स और टेल के साथ F-22 को डिटेक्ट कर पाना किसी भी रडार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। F-22 जहां अमेरिकी बेड़ों के लिए सालों से रक्षा कवच का काम कर रहा है, तो वहीं उसकी ताकत की सबसे बड़ी नुमाइश उस वक्त देखी गई थी जब इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिकी सेनाओं ने मोर्चे खोले थे। सीरिया के टिशरिन बांध पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा था और जमीनी सेनाएं इस इलाके में आतंकियों को खदेड़ नहीं पा रही थी। ऐसे में आसमान से F-22 रैप्टर ही मददगार बनकर उतरा और F-22 ने टिशरिंग बांध के आसपास इस्लामिक स्टेट की मोर्चाबंदी को तहस-नहस कर दिया था। इस कैंपेन में F-22 रैप्टर के अचूक निशानों का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। बांध के नजदीकी इलाकों में रिहायश भी थी, लेकिन F-22 ने हर बार सिर्फ इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को ही निशाना बनाया और नतीजा हुआ कि बिना सिविलियन कैजुअलिटी के F-22 रैप्टर अपने मिशन को पूरा कर वापस लौटा। अमेरिका और रूस समेत चीन भी FGFE की दौड़ में कूदा हुआ है। चीन का दावा है कि उसका J-10 एक पूरा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसके जरिए वो पैसिफिक तक अपनी पहुंच होने का दावा करता है। हालांकि एविएशन की दुनिया में अभी J-10 पूरी तरह FGFA करार नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से चीन लगातार इस विमान के आधुनिकीकरण में लगा है, उसे देखकर यही लगता है कि जल्द चीन भी FGFA तैयार कर लेगा। चीन समेत जापान और दक्षिण कोरिया भी अपनी वायुसेना के लिए FGFA तकनीक विकसित करने में लगे हैं। क्योंकि अब तक ना तो रूस और ना ही अमेरिका से जापान और दक्षिण कोरिया को FGFA मिले हैं, तो दोनों मुल्क विदेशी मदद के सहारे स्वदेशी स्तर पर ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को भी रूस से इस डील पर दस्तखत हो जाने के बाद जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के आगाज का इंतजार है, क्योंकि FGFA ही भविष्य की आसमानी मोर्चों की नतीजों को तय करेगा।